तो ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एक प्लेयर के बारे में बताऊंगा। देखो, इस मैच के अंदर टीम बनाना सच में काफी डिफिकल्ट, मैंने बड़ी कोशिश ही करी है। पर बिना पिच के और बिना वेदर कैसा होगा, बारिश के भी चांसेस है पता है इस मैच के अंदर। ये भी हो सकता है कि आज मैच ना हो, कल जो रिजर्व डे उसमें मैच हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस मैच के अंदर टीम बनाना भाई बहुत ट्रिकी है। तो ध्यान से सुनना, एक एक बात को अच्छे से समझना। हो सकता है जीएल में क्या पता जीत जाओ, स्मॉल लीग में भी क्या पता जीत जाओ। मैं सबसे पहले इंडिया के बैटर्स वर्सेस साउथ अफ्रीका के इससे चालू करता हूँ, पर इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझा देता हूँ। देखो, साउथ अफ्रीका ने अपने जो भी मैचेस जीते हैं ना अपने T20 वर्ल्ड कप में, नेपाल के सामने 1 रन से, बांग्लादेश के सामने कुछ 6-5 रन से, तो उन्होंने ऑलरेडी जिसे बोलते हैं ना पहले से ही इस वर्ल्ड कप के अंदर काफ़ी क्लोज मैचेस खेले हैं। तो एक होता है ना फाइनल का प्रेशर, ऑलरेडी उन्होंने इतना प्रेशर झेल लिया। मतलब नेपाल जैसी टीम से सोचो 1 रन से मैच जीते हैं, सोचो वहां पे उनकी क्या हालत हो रही होगी। पर अगर गेम के सेंस से बात करें ना कि क्या उसको साउथ अफ्रीका को गेम का प्रेशर होगा, तो उनकी प्रेशर की ट्रेनिंग पहले से हो गई है। अभी इंडिया के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि इंडिया के मान लो 60 पे 4 आउट हो गए या 60 पे 5 आउट हो गए, वहां से किसी ने मैच बना के दिया हो, ऐसा अभी तक इंडिया के साथ नहीं हुआ है। पर साउथ अफ्रीका ने डिफेंड भी करा है और वहां से जिसे बोलते हैं चेज भी करा है। भले टारगेट छोटा हो, पर यार 60 पे 4 10 पे 5 आउट होके मिलर स्टब्स आके चेज करें तो एटलीस्ट उनका जिसे बोलते हैं ना मेंटल बैलेंस काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो चलो यार, ये इंपॉर्टेंट बात थी। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार इंडिया तो एक तरफा जीत जाएगी, पर मैं आपको समझा रहा हूँ इंडिया के साथ अभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया के कभी 60 पे 4 आउट हो गए हों या फिर 30 पे 3 आउट हो गए हो। साउथ अफ्रीका के तो भाई 10 या 25 रन के अंदर ही 3-4 विकेट आउट हो गए थे, वहां से उन्होंने मैच जीते हैं। तो उनका जिसे बोलते हैं ना मेंटल थोड़ा सा वो रिलैक्स होंगे कि मान लो अगर उनके इस बार फिर से कुछ ऐसा होता है ना, तो उनके ऊपर इतना बड़ा बैगेज नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे प्रूव करा अपने आप को इस वर्ल्ड कप में। पर अगर इंडिया के साथ ऐसा होता है ना, तो वो पहली बार होगा। तो हमें देखना, एक बार पाकिस्तान के गेम के अगेंस्ट हुआ था बस, उसके बाद नहीं हुआ। तो अब देखना पड़ेगा कैसे इंडिया वाले मैच को ट्रीट करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। वैसे तो ऐसा ना हो यार, बड़े दिन हो गया वर्ल्ड कप जीता नहीं है। जब मैं 8th क्लास में था ना, तब मैंने 2011 का वर्ल्ड कप देखा था, इंडिया को जीतते हो कोई वर्ल्ड कप, फिर एक चैंपियंस ट्रॉफी 2015 वाली। उसके बाद से भाई अकाल पड़ा है, देखने वालों को भी और खेलने वालों को भी। ठीक, चलिए यार चालू करते हैं। देखो, इंडिया के जो बैटर्स हैं ना, विराट कोहली और रोहित शर्मा ये ओपनिंग करेंगे। रोहित शर्मा काफ़ी सही फॉर्म में है, जिम्मेदारी से खेल रहे हैं। जहाँ मारने वाली बॉल आ रही है मार रहे हैं, जहाँ रोकने वाली बॉल आ रही है उसको भी रोक के सिंगल ले रहे हैं। पर भाई विराट कोहली में तो कुछ अलग ही जोश चढ़ा हुआ है, सच बता रहा हूँ। मेरे को काफ़ी उम्मीद थी सेमीफाइनल के अंदर, मैंने अपनी टीम में कैप्टन भी करा था। हम वो मैच जीत गए थे यार, क्योंकि अपना हमारा वाइस कैप्टन कुलदीप था और अक्षर पटेल भी हमारी टीम में था, तो हमने क्लीन स्वीप मारा था। पर यार विराट कोहली कैप्टन, मैंने बड़ी उम्मीद थी कि 50 रन वो बनाएंगे। पर वो जो शॉट खेल के आउट है ना, देखो टोपली को जो पहला शॉट मारा ना विराट कोहली, वो छक्का गया था, वो काफ़ी सही कनेक्ट हुआ था। और अभी तक विराट कोहली ने जितने भी शॉट मारे हैं ना, चाहे वो चौके के हों चाहे वो छक्के के हों, कनेक्ट काफ़ी सही हुए हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई विराट कोहली की बैटिंग से शॉट कनेक्ट हो रहे हैं, यानी वो फॉर्म में हैं। तो सवाल उठता है वो आउट कैसे हो रहे हैं। देखो यार, आउट वो हो रहे हैं जल्दबाजी करने के चक्कर में, सच बता रहा हूँ। पहले वाला विराट कोहली कैसे खेलते थे, आराम से कोई मारने वाली बॉल आई उसको मारा, अपनी पारी को बढ़ाया, डीप लेके गए गेम को, सिंगल डबल करे। ये वाला विराट कोहली हर बॉल पे मारने के लिए जा रहे हैं, बस यही प्रॉब्लम हो रही है। तो आई होप यार, ये फाइनल मैच है। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ दोनों ने बोला विराट ने फाइनल के लिए अपनी एक इनिंग्स बचा के रखी हुई है, तो देखते हैं यार। और जिस हिसाब से विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में बैठे थे ना आउट होने के बाद, तो यार आपने देखा ही होगा, तो उनके चेहरे पे मुझे साफ दिख रहा था कि यार कहीं ना कहीं दर्द है कि सबके रन आ रहे हैं, मैं क्यों नहीं मार रहा। तो क्या पता 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने भी रन्स नहीं करे थे, उनका भी टूर्नामेंट ऐसे सूखा गया था, बस फाइनल के अंदर 91 मारे थे। तो भाई क्या पता कुछ ऐसा हो जाए। कैप्टन किसको करोगे? देखो, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को बस एक ही बॉलर से खतरा है, उसका नाम है कंगीसो रबाडा। और कंगीसो रबाडा ने विराट कोहली को थोड़ा ज्यादा परेशान करा है एज कंपेयरिंग टू रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने मारा भी है रबाडा को, पर आउट भी हुआ है। विराट कोहली ने मारा नहीं उतना रबाडा को, पर कुछ 40-50 बॉल में 4 बार आउट हो गए, पर इनिंग्स 13 है, यानी 13 पारियों के अंदर 4 बार आउट हुए हैं। तो इसको हम ये नहीं बोल सकते कि यार ये बहुत बुरा है, पर ये बहुत अच्छा भी नहीं, क्योंकि अगर हम बॉल के हिसाब से देखें ना, तो 50 बॉल के अंदर विराट कोहली जैसे बैट्समैन को रन भी नहीं मारने दिए उतने, और 4 बार आउट करा है। पर यार फाइनल का गेम है, अगर विराट कोहली पुराने वाले विराट कोहली बन के खेलें जो वो ऐसे खेलते थे, सिंगल डबल लिया, कोई फालतू का जिसे बोलते हैं ना अंधे मारने नहीं गए, तो मुझे लग रहा है हो सकता है इस मैच में एक्चुअल में बड़ी पारी आ जाए। देखो, विराट कोहली रोहित को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रबाडा को छोड़ के नॉर्किया को उन्होंने ठीक खेला है, बात याद रखना। देखो, मार्को एंसन से वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, ना ही विराट कोहली को ना ही रोहित शर्मा को। वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने रन्स करे थे मार्को एंसन को, 10 ओवर में कुछ 100 मार दिए थे। मार्को एंसन बहुत विकेट निकाल रहा था वर्ल्ड कप के अंदर, ओडीआई वाला जो था ना इंडिया के अंदर,
पर जैसे ही इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, रोहित शर्मा ने बहुत पीटा था मार्को एंसन को। पर एक बात याद रखना, अगर इस पिच पे पेसर्स को सपोर्ट मिलता है ना, या फिर पिच पे थोड़ी घास होती है, ये डे गेम है याद रखना, पर वेदर क्लाउडी होगा, तो क्लाउडी वेदर में पेसर्स को सपोर्ट मिलता है, बॉल मूव होती है, तो वहां पे एक थ्रेट रहेगा रोहित शर्मा पे भी और विराट कोहली पे भी। देखो पर रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने विकेट को संभाल के खेलेंगे। मेरे को थोड़ा एज्यूम करके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर बॉल थोड़ी मूव होने वाली कंडीशन होगी तो दोनों में से कोई किसी एक का तो रुकना बहुत जरूरी है 10 ओवर तक। पर अगर नहीं भी रुके यार तो भी नीचे बहुत बैट्समैन है। बस एक रबाडा है जिससे विराट कोहली और रोहित शर्मा को, स्पेशली थोड़ा विराट कोहली ज़्यादा, जिसको प्रॉब्लम है, और किसी बॉलर से एज सच कोई थ्रेट नहीं है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी दोनों बड़े सही खेलते हैं, महाराज को, शमशी को भी बहुत सही खेलते हैं भाई। अगर कुलदीप यादव जैसा बॉलर नेट के अंदर इनको काफ़ी प्रैक्टिस करवा रहा है, अगर वो वहाँ पे आउट नहीं कर पा रहा तो शमशी कितना आउट कर लेगा, तो वो भी क्वेश्चन मार्क होगा। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों को किसी भी बॉलर से फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम रबाडा को निकाल दे साइड करके। अब इन दोनों के बाद देखो ऋषभ पंत बैटिंग करने के लिए आएगा। अब मैं ऋषभ पंत के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ। दिल्ली डेयरडेविल्स में रबाडा और नॉर्किया सेम टीम से खेलते हैं ना, ऋषभ पंत वाली टीम में, और ऋषभ पंत तो कैप्टन भी था इस बार। उम्मीद थोड़ी सी करता हूँ कि ऋषभ पंत को नेट में इन्होंने बॉलें तो काफ़ी कराई होंगी रबाडा और नॉर्किया ने, तो ऋषभ पंत को आइडिया होगा कि बॉल कैसे डालते हैं। प्लस सामने केशव महाराज होगा। देखो केशव महाराज पहले ऋषभ पंत को बहुत बार आउट कर चुका है। केशव महाराज हो चाहे बेन फोर्टिन हो, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और ऋषभ पंत को आउट कर दे। सो लेफ्टी बैट्समैन को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आउट कर। पर ऋषभ पंत ने भाई एक नया, जिसे बोलते हैं ना, एक तरीका निकाला है। वो क्या है कि जैसी बॉल आई बाहर वाली, पहले क्या होता था, ऋषभ पंत खेल रहा होता था, ये सब आउटसाइड ऑफ बॉल डालते, तो ऋषभ पंत जैसे ही मारने जाता था ना छक्का वक्का, तो छक्के वक्के कनेक्ट होते थे, पर कैच आउट भी काफी होता था। अगर आपको याद हो ना, ऑफ स्टंप वाली लाइन, ऋषभ पंत को बाहर डालो, ऋषभ पंत आड़े तीर से शॉट मारने जाता है और अपना विकेट दे जाता है। अब ऋषभ पंत ने क्या करा है, अब जो भी ऑफ स्टंप लाइन पे जो भी स्पिनर बॉल डाल रहा है ना, वो रिवर्स स्वीप मार देता है। तो ये उसने बड़ा सही डेवलप करा है रिवर्स स्वीप। तो आई होप वो निकाल देगा इस बार महाराज को निकाल देगा यार। और शमशी को ऋषभ पंत ने काफी स्लो खेला है, याद रखना, क्योंकि लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, तो लेफ्ट आर्म चाइनामैन जो भी लेफ्टी बैट्समैन होता है ना, उसके सामने काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, याद रखना। तो इंडिया में 3-4 लेफ्टी हैं, पर जो बाकी के लेफ्टी हैं उनकी बैटिंग काफ़ी नीचे आएगी। ऋषभ पंत टॉप ऑर्डर में खेलता है, तो ऋषभ पंत पे एज सच कोई थ्रेट नहीं है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने ऐसा कुछ बड़े कारनामा करा भी नहीं, पर क्या पता कर दे, हु नोस। विराट कोहली, ऋषभ पंत। अब देखो ऋषभ पंत के बाद में सूर्य कुमार यादव आएगा। सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका को बहुत मारा भाई, जम के मारा। मैं तो सूर्य कुमार यादव कैप्टन या वाइस कैप्टन अपना इस मैच में करके जाऊंगा, मुझे नहीं पता, पर बहुत मारा है साउथ अफ्रीका को। रबाडा को बहुत मारा है, नॉर्किया को ठीक खेला, यानसेन को तो भाई बहुत मारा है, आईपीएल में आपने देखा होगा। केशव महाराज को मारा है, शमशी को भी ठीक खेला है। तो ऐसा कोई बॉलर नहीं है जिसको सूर्य कुमार ने हिट नहीं करा हो। तो सूर्य कुमार के मैचअप भी काफ़ी अच्छे हैं, और ये जो विकेट है बारबाडोस वाली, बैटिंग को थोड़ा सपोर्ट भी करती है। तो मैं यार सूर्य कुमार को सीवीसी अपना करके जाऊंगा। तो मैं आपको एक डिफरेंशियल सीवीसी बता ही देता हूँ ना, सूर्य कुमार यादव बहुत से ओपोनेंट करके जाएंगे, पांड्या को, जो थोड़ा समझदारी से खेलते हैं वो सूर्य कुमार यादव को भी वीसी कैप्टन करके जाएंगे, पर जो कॉपी कर करके खेलते हैं, हो सकता है वो सूर्य कुमार को वीसी ना करे, तो आप वहाँ पे अपना एक चांस ले सकते हो। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे मैं पता है सारी चीज़ें बता दूंगा, पिच कैसी है, वेदर कैसे, किसको लेना है, जीएल के कौन से अच्छे प्लेयर्स हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, तो मैं वहाँ पे सारी चीज़ें बता दूंगा अगर कुछ बताने लायक हुआ तो। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक नीचे और एकदम फ्री है। तो सूर्य कुमार यादव के देखो काफ़ी सही मैचअप्स है। सूर्य कुमार के बाद हार्दिक पांड्या, दुबे, दोनों में से कोई भी आए। देखो दुबे फ्रेश है, पर दुबे के सामने थ्रेट्स होंगे रबाडा के, नॉर्किया के, स्पेशली क्योंकि देखो दुबे को जो शॉर्ट लेंथ बॉल आती है ना, छाती पे चढ़ती हुई और अच्छी पेस वाली, तो दुबे वहाँ पे संभाल नहीं पाता उस बॉल को। तो वहाँ पे इसलिए मैं दुबे को थोड़ा साइड कर रहा हूँ इस मैच से। इंग्लैंड वाले में तो यार मेरा मन था दुबे को अच्छा मारेगा, दुबे पर है उसकी बैटिंग बहुत नीचे आई, तब तक पहली बॉल पे आउट हो गया। पर देखो इस मैच के अंदर मैं दुबे को ना ही जीएल में लूंगा, ना ही स्मॉल लीग के अंदर आपको बोलूंगा लेने के लिए। ठीक है, जीएल स्मॉल लीग में तो वैसे भी कोई लेके नहीं जाएगा, पर जीएल के लिए भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बता दिया सामने रबाडा और नॉर्किया, ये दो सबसे बड़े थ्रेट होंगे। जो ये है ना हार्दिक पांड्या, ये रबाडा को ठीक खेलता है, ये नॉर्किया को भी ठीक खेलता है, पर हार्दिक पांड्या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे हार्दिक पांड्या अपना विकेट भी नहीं देता, पर रन्स भी नहीं मारता। तो हार्दिक पांड्या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे थोड़ा स्लो खेलता है, पर जो भी पेस अटैक है इसका साउथ अफ्रीका का, उस पर काफ़ी सही खेलता है। और ये शमशी है ना, शमशी को भी हार्दिक पांड्या ने काफ़ी हिट करा है। पर मैं आपको एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ, हार्दिक पांड्या जो भी रिस्ट स्पिनर्स होते हैं ना,
उनको भी थोड़ा आराम से खेलता है। पर हाँ, अगर मान लो विकेट फ्लैट होती है, बॉल्स पे नहीं हो रही होती है, फिर तो भाई हार्दिक पांड्या के बैट पे आएगी सारी बॉलें, फिर वो छक्के मारेगा। और उसने शमशी की बॉलों पे अच्छे स्ट्राइक रेट से रन भी बनाया है। पर अगर वही विकेट थोड़ी सी स्पिन करने लग जाएगी तो भाई थोड़ी ट्रबल हो सकता है हार्दिक पांड्या को शमशी के खिलाफ। पर जो भी पेस अटैक है साउथ अफ्रीका का, उसको हार्दिक पांड्या ने काफी सही खेला है। हार्दिक पांड्या के बाद देखो रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। रविंद्र जडेजा ने नॉर्किया को काफी मारा, याद रखना, कुछ 16 बॉलों में 32-37 रन मारे नॉर्किया पे। तो देखो मैं आपको स्पेशली नॉर्किया का नाम क्यों बार बार बोल रहा हूँ। रोहित शर्मा, नॉर्किया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, विराट कोहली को भी नहीं है, सूर्य कुमार को भी नहीं है, हार्दिक पांड्या को भी नहीं है। शिवम दुबे फंस सकता है नॉर्किया पे, पर अभी तक आउट नहीं हुआ है। कुछ नॉर्किया की शिवम दुबे ने 16-17 बॉलिंग खेली है, रन भी नहीं बनाया 16-17, पर अपना विकेट भी नहीं दिया है। रविंद्र जडेजा इसको सही खेलता है नॉर्किया को। तो नॉर्किया के पास बस एक एडवांटेज है, नॉर्किया के 2 ओवर पता है 1 या 2 ओवर डेथ के अंदर आते हैं बस। और बैट्समैन, किसी बैट्समैन को नॉर्किया से तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 या 2 ओवर डेथ में आते हैं ना। देखो डेथ में यही होता है, जैसे जॉर्डन के साथ हो ना, मैंने बोला था आपको इंग्लैंड वाले मैच में जॉर्डन को लेके जाना फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग में, और सीवीसी भी कर सकते हो। ऐसा क्यों बोला था, वो बहुत पिटा, पर देखो डेथ में उसको विकेट भी मिलते हैं। तो नॉर्किया के पास पेस है, डेथ में बॉलिंग डालेगा, वहाँ पे बैट्समैन उसको अटैक करने के लिए जाएंगे, हो सकता है रन्स भी काफ़ी दे दे नॉर्किया। आईपीएल में देखो काफ़ी मारा था नॉर्किया को, तो हो सकता है यहाँ पे भी नॉर्किया के 4 ओवर में 40-50 मार दे, पर नॉर्किया 2 विकेट भी ले सकता है क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया की साइड से इंपॉर्टेंट बैट्समैन कौन कौन से हैं। रोहित शर्मा लेना पड़ेंगे, सूर्य कुमार यादव मस्ट पिक है, डिफरेंशियल सीवीसी पिक है, हार्दिक पांड्या लेना पड़ेगा। उसके बाद में कौन बच गया भाई, विराट कोहली को लेना पड़ेगा। अगर विराट कोहली को अपना, जिसे बोलते हैं ना, वर्ल्ड कप को कुछ बढ़िया करके जाना है, तो इससे बढ़िया टीम नहीं मिलेगी साउथ अफ्रीका जैसी टीम, और सामने जो फाइनल का मैच है इससे बढ़िया कोई मैच नहीं मिलेगा। और ये जो बारबाडोस की विकेट है बैटिंग को सपोर्ट कर रही है, तो यार तीनों चीज़ें विराट कोहली के फेवर में। मैचअप रबाडा को थोड़ा साइड में कर दूँ, रबाडा के सामने इतना बुरा नहीं है कि रबाडा आएगा तो आउट ही होगा विराट कोहली। काफ़ी बार रबाडा को निकाल भी दिया, पर रबाडा ने आउट भी करा, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। तो अगर रबाडा को थोड़ा निकाल दिया तो नॉर्किया से कोई दिक्कत नहीं। केशव महाराज को ठीक खेला है, शमशी को ठीक खेला है, यानसेन को भी ठीक खेला है विराट कोहली ने। तो देखो विराट कोहली के पास जगह, मैच और सामने बॉलर सब तैयार हैं, बस चल जाए यार वो। तो मैं विराट कोहली अपनी टीम में लूँगा यार। विराट कोहली का सिलेक्शन काफ़ी नीचे हो गया, 30% 40% पे आ गया है। मैंने एक ऐप पे देखा, वहाँ पे विराट कोहली को सिर्फ 32% लोग ले रहे हैं। देखो यार विराट कोहली आपके जो ओपोनेंट होंगे ना, हो सकता है ड्रॉप करके भी आए, पर मैं ड्रॉप नहीं करने वाला। इंपॉर्टेंट गेम्स में तो भाई मैं विराट कोहली को कभी ड्रॉप ना करूं। तो मैं इंडिया का जो भी टॉप ऑर्डर है ना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, इन चारों को अपनी टीम में तो पक्का रखूंगा। अब ऋषभ पंत के ऊपर मेरे को देखो चांस लेना, हो सकता है मैं चांस ले लूँ ऋषभ पंत पर ऋषभ पंत कीपिंग से काफ़ी पॉइंट दे रहा है, प्लस पंत के अगेंस्ट में कोई मैचअप नहीं है। सबकी उसने थोड़ी थोड़ी बॉल खेली है, रबाडा नॉर्किया तो यार उसकी टीम से खेलते हैं दिल्ली डेयरडेविल्स की, तो उसको उसने नेट पे काफ़ी खेला होगा। तो कोई स्ट्रॉन्ग मैचअप भी नहीं है ऋषभ पंत के अगेंस्ट में कि मैं इसे छोड़ दूँ, प्लस विकेट कीपिंग से पॉइंट भी दे रहा है। तो ऋषभ पंत यार टीम में लेने लायक तो बन रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई मैचअप नहीं है, और प्लस विकेट कीपिंग से काफ़ी पॉइंट दे रहा है। पिछले मैच के अंदर भाई 2-3 कैच और एक स्टंपिंग कर गया ऋषभ पंत। जो ड्रॉप करके आया था ना, उनका काफ़ी नुकसान हुआ उसकी एक स्टंपिंग और 3 कैच से। इन बैट्समैन को तो देखो मैं अपनी टीम में पक्का लूंगा, जो भी इंडिया को टॉप 4 है स्टार्टिंग का, और हार्दिक पांड्या। तो ये 5 तो इंडिया की टीम से मेरी टीम में कंफर्म होने वाले बैटिंग सेक्शन से। अगर मैं बोलूँ साउथ अफ्रीका में बॉलिंग सेक्शन से, देखो रबाडा एक बहुत सही पिक है, काफ़ी विकेट निकालता है वो। इंडिया के जो बैट्समैन है उनके खिलाफ मैचअप भी बड़े सही हैं। नॉर्किया पिटता बहुत है, हो सकता है विकेट लेस है, 1 विकेट ले जाए, पर क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेगा, और अगर फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग करेगा नॉर्किया तो फिर यार लेना पड़ेगा यार। मस्ट पिक नहीं है नॉर्किया, मजबूरी वाला पिक है, समझ गए। स्मॉल लीग के अंदर आपके ओपोनेंट्स यार नॉर्किया को लेके आएंगे, तो नॉर्किया अगर 2-3 विकेट ले गया डेथ के अंदर, भले ही बहुत पिटे, 4 ओवर में 60 रन दे दे नॉर्किया को, सबने बहुत मारा, पर अगर वो ये ना 2 ओवर वो डेथ में डालेगा, वहां पे उसको 1-2 विकेट भी मिल गया तो यार काफी नुकसान हो सकता है। तो एक मजबूरी वाला पिक है नॉर्किया, पर अगर जो रिस्क ले सकता है तो नॉर्किया को मत लेना इसके अंदर, ठीक है। अपनी स्मॉल लीग में भी मत लेना, ग्रैंड लीग में भी मत लेना। अगर आप इंडिया को फेवर कर रहे हो ग्रैंड लीग में तो बिल्कुल मत लेना नॉर्किया को। स्मॉल लीग में भी आप ड्रॉप कर सकते हो अगर जिगरे वाले हो आप। पर अगर आपके पास थोड़े वो होता ना प्लानिंग करने वाले कि यार अगर ये विकेट ले गया तो मेरा कहीं ज़्यादा वो ना हो जाए, पॉइंट का डिफरेंस ना आ जाए, तो वहाँ पे नॉर्किया रखना, आपके सारे ओपोनेंट लेके आएंगे। पर अगर कुछ अलग करना तो आप हटा भी सकते हो। तो साउथ अफ्रीका में नॉर्किया, रबाडा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बॉलिंग से। मेन रबाडा है और सेकंड पे मैं नॉर्किया, क्योंकि वो डेथ में बॉलिंग करेगा, बस इसलिए। यानसेन को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ यार, देखो सिंपल से रीज़न है, 3 ओवर यानसेन के आते हैं पावर प्ले के अंदर। रोहित शर्मा ने यानसेन को वर्ल्ड कप में काफ़ी सही खेला है, विराट कोहली ने भी वर्ल्ड कप में काफ़ी सही यानसेन को खेला है। अगर विराट कोहली थोड़ा
आराम से खेलने पावर प्ले के अंदर, तो देखो यानसेन विकेट लेस भी जा सकता है। तो बस इसीलिए मैं यानसेन को बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं ले रहा अपनी टीम। अब ध्यान से सुनना, देखो इंडिया की तरफ से किसको चूज करना है वो बहुत क्लियर है सबको, पर साउथ अफ्रीका में से किसको लेना है ना, वहां पे बहुत कंफ्यूजन है। तो मैं एक एक करके वहां पे बहुत डिटेल में समझाऊंगा। इंडिया वाले में तो देखो सब सीधा सीधा था, यहाँ पे बहुत डिटेल में समझना कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी और क्या क्या थ्रेट्स किस बैट्समैन को किससे हैं। तो साउथ अफ्रीका में देखो रीजा हेंड्रिक्स और डीकॉक ओपनिंग करेंगे। अब बड़े ध्यान से सुनना, रीजा हेंड्रिक्स और डीकॉक ये दोनों बुमराह को ना ही अटैक करते हैं, यानी डिफेंसिव वे में बुमराह को खेलते हैं। जैसे बटलर खेलता है ना, बुमराह को विकेट नहीं देता, ना ही ज़्यादा रन्स मारेगा, डिफेंसिवली खेलेगा। रीजा हेंड्रिक्स और डीकॉक भी सेम वैसा ही करने वाले हैं इस मैच के अंदर। वो नहीं चाहेंगे कि हमारा स्टार्टिंग में विकेट गिरे। प्लस उनको सबको पता होता है यार कि बुमराह को अगर फालतू में हम पंगे लेने जाए बुमराह से तो आउट अपना विकेट दे सकते हैं। तो और वैसे भी जो नेचुरल प्ले है ना बुमराह के अगेंस्ट डीकॉक का, वो डिफेंसिव वाला है। और रीजा हेंड्रिक्स ने भी जब जब बुमराह को फेस करा है, एक दो बार फेस करा है, पर बहुत डिफेंसिवली खेला है। तो बुमराह को स्टार्टिंग में हो सकता है डिफेंसिवली तरीके से निकाल दें। ये भी हो सकता है कि बुमराह उसको आउट कर दे, मे बी रीजा हेंड्रिक्स को आउट कर दे, क्योंकि एक बार ही खेला है ना। आप देखो एक बार जब खेला था ना बुमराह को रीजा हेंड्रिक्स ने, वो 2018-19 में खेला था। तो अब हो गया काफ़ी टाइम और बुमराह ने काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव भी करा है। तो क्या पता रीजा हेंड्रिक्स को निकाल दे। पर एक जनरल अप्रोच यही रहनी चाहिए बुमराह के अगेंस्ट इनकी ओपनर्स की, कि आराम से खेलें, स्पेशली अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करी होगी, क्योंकि वहाँ पे उन पे रनों का प्रेशर भी नहीं होगा। बैटिंग सेकंड में ये हो सकता है कि मान लो इंडिया ने कोई बहुत बड़ा स्कोर कर दिया तो उन पे प्रेशर आ जाएगा, तो हो सकता है वो विकेट थ्रो कर दें बुमराह पे। पर अगर इंडिया ने 160 150 बनाए ना, तो हो सकता है वो फिर से बुमराह को डिफेंसिव तरीके से खेलें। तो समझ रहे मेरे कहने का मतलब क्या है। बुमराह को डीकॉक और रीजा हेंड्रिक्स डिफेंसिव वे में प्ले करेंगे, ठीक है, ये याद रखना, अगर प्रेशर नहीं पड़ता रनों का तो। बाद में देखो एक प्लेयर है इंडिया की तरफ से, अर्शदीप सिंह, इसका बहुत नाम होता है यार, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये खेलता है ना। डीकॉक को काफ़ी बार आउट करा है, चलता कर दिया था ओडीआई के अंदर रीजा हेंड्रिक्स को, 3 इनिंग्स में 3 बार आउट सोच रहे हो। पर T20 जब इंडिया का हुआ था तो वहाँ पे रीजा हेंड्रिक्स ने कुछ 70 रन मारे थे। अभी जो हुआ था ना 2023 वाली जो सीरीज हुई थी दिसंबर में, ओडीआई में तो बहुत आउट करा इसने रीजा हेंड्रिक्स को अर्शदीप सिंह ने। पर T20 में रीजा हेंड्रिक्स ने वहाँ पे इंडिया के खिलाफ रन्स करे थे एक पारी के अंदर, याद रखना। तो रीजा हेंड्रिक्स की एक स्पेशलिटी बता देता हूँ, स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। डीकॉक रिस्ट स्पिनर्स पे फंसता है, तो डीकॉक के सामने कुलदीप यादव होगा। अगर देखो डीकॉक के ऊपर थ्रेट कौन से हो गए, पहला बुमराह जिसको डिफेंसिवली खेलेगा, दूसरा अर्शदीप सिंह, क्योंकि डीकॉक लेफ्ट आर्म पेसर्स को भी बहुत विकेट देता है और अर्शदीप सिंह ने डीकॉक को आउट भी करा है। दूसरा थ्रेट होगा अर्शदीप सिंह। अगर पावर प्ले डीकॉक खेल गया आराम आराम से निकाल के, उसके बाद आएगा कुलदीप यादव, तो तीसरा थ्रेट हो गया कुलदीप यादव। पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, क्विंटन डीकॉक है ना, बड़े मैच के अंदर भले ही स्लो स्टार्ट ले, पर अगर इसको मौका मिल गया ना तो रन्स भी काफ़ी करता है और विकेट कीपिंग भी कर रहा था, तो वहाँ से भी इसके पास पॉइंट आ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमें अपनी टीम स्मॉल लीग टीम में क्विंटन डीकॉक को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करी है ना, तो मैं पता है क्यों लेने पे मजबूर हो जाऊंगा। एक तो कोई रनों का प्रेशर होगा नहीं क्विंटन डीकॉक पे, दूसरा अगर इसको अर्शदीप सिंह और बुमराह को इसने आराम आराम से खेल भी लिया तो कुलदीप यादव को भी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि रनों का प्रेशर नहीं है। फिर क्विंटन डीकॉक के रन्स कहाँ से आएंगे, क्विंटन डीकॉक हार्दिक पांड्या पे रन्स बना सकता है, अक्षर पटेल पे बना सकता है और जडेजा पे बना सकता है। तो इंडिया के 6 बॉलर में से 3 बॉलर को ये आराम से निकाल सकता है और 3 के ऊपर ये रन्स बना सकते हैं। तो बैलेंस हो गया ना, 3 बॉलर पे अगर नहीं बन रहे तो दूसरे 3 पे बन रहे हैं। पर अर्शदीप सिंह और बुमराह स्टार्टिंग में ओवर करेंगे, तो क्विंटन डीकॉक के पास दोनों तरफ से खुद को रोकना ही पड़ेगा उसको। अर्शदीप सिंह को हो सकता है वो हिट करने जाए, बुमराह को देखो वो हिट करने नहीं वाला मेरे अकॉर्डिंग। अर्शदीप सिंह को वो चांस ले सकता है, हो सकता है सक्सेसफुल भी हो जाए अगर बॉल मूव ज़्यादा नहीं करी। याद रखना, अगर बॉल अर्शदीप सिंह की मूव ज़्यादा नहीं करी ना, तो भाई क्विंटन डीकॉक वहाँ पे रन्स कर सकता है अर्शदीप सिंह को। तो अगर 6 ओवर में क्विंटन डीकॉक ने 30-35 रन भी बना दिए ना, तो यार ये बहुत सही है, क्योंकि हमारे ओपनर पता क्विंटन डीकॉक को ड्रॉप करके आएंगे। याद रखना, मैंने बड़े टेलीग्राम पे देख रहा हूँ ना, लोग क्विंटन डीकॉक को ना लेने की सलाह दे रहे हैं। उनकी सलाह सही भी है, पर हमें कुछ अलग करना है तो हम कुछ अलग भी कर सकते हैं। अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग कर रहा है और ज़्यादा मूवमेंट नहीं है बॉल में, ठीक, कैसे पता चलेगी बॉल में ज़्यादा मूवमेंट होगा नहीं होगा। अगर पिच फ्लैट रहती है, एकदम सफ़ेद पिच रहती है, कोई क्रैक नहीं होगा, इसका मतलब बॉल अच्छे से आएगी बैट के ऊपर, और वेदर भी ठीक रहता है, यानी बैटिंग को सपोर्ट दे रही है। पर अगर वही बॉल मान लो थोड़ी सी पिच ऐसी वाली है, घास है पिच के ऊपर,
क्लाउडी वेदर है, यानी वहाँ पे बॉल मूव करेगी, तो वहाँ पे हो सकता है क्विंटन डिकॉक फंस जाए। तो टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं आपको वहाँ पे सारी A to Z खबरें दे दूंगा कि भाई लेना है नहीं लेना। तो देखो क्विंटन डिकॉक के सामने 2 थ्रेट हैं, एक ही थ्रेट है मेजर, वो है अर्शदीप सिंह। बाकी एज सच कोई वो थ्रेट नहीं है कि हमें जिससे चिंता करनी है। कुलदीप यादव को अगर रन से नहीं बन रहे उसके, तो हो सकता है 1-2 छक्के मार के अपना विकेट थ्रो कर दे, पर ज़्यादा बड़ा थ्रेट अर्शदीप सिंह है बस। रीजा हेंड्रिक्स स्पिन को बहुत सही खेलता है, अगर पावर प्ले रीजा हेंड्रिक्स निकाल गया ना तो फिर उसके ऊपर कोई थ्रेट नहीं है। पांड्या से उसको मेरे को लगता नहीं कोई थ्रेट होना चाहिए। जडेजा अक्षर पटेल को भी काफ़ी सही खेलता है रीजा हेंड्रिक्स, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को काफ़ी सही खेलता है रीजा हेंड्रिक्स। कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म चाइनामैन को भी ठीक खेलता है रीजा हेंड्रिक्स। तो रीजा हेंड्रिक्स पे एक ही थ्रेट होगा अर्शदीप सिंह का, यानी साउथ अफ्रीका के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ना रीजा और क्विंटन डिकॉक, इन दोनों पे सिर्फ एक थ्रेट है अर्शदीप सिंह। बुमराह को ये डिफेंसिव वे में निकाल सकते हैं, स्पेशली अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग कर रही हो, ठीक है, ये याद रखना। और मैं आपको यार एक चीज़ और बता देता हूँ, जो रीजा हेंड्रिक्स है ना, ये जो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। मैंने इसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करा है, तो जो भी डोमेस्टिक लीग्स होती है ना, वहाँ के सेमीफाइनल फाइनल में रन्स करके आता है। तो इससे हमें इसका माइंडसेट समझ में आ रहा है कि इसको वैसा डर नहीं होता कि यार कि मैंने परफॉर्म नहीं करा, या फिर इसकी कोई डरी हुई अप्रोच होती है। बिंदास खेलते हैं सेमीफाइनल फाइनल में। अगर रीजा हेंड्रिक्स याद रखना सेकेंड इनिंग्स बैटिंग कर रहा है ना, तो वो रन्स मारता है। उसका करियर ग्राफ अगर आप देखोगे ना रीजा हेंड्रिक्स का, फर्स्ट इनिंग्स में ऐसा नहीं कि मारता नहीं, वहाँ पे भी मारता है, बस सेकेंड इनिंग्स में उसका काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और फाइनल्स में वो परफॉर्म करता है। तो देखना पड़ेगा। लोग रीजा हेंड्रिक्स को ड्रॉप कर रहे हैं, लोग विराट कोहली को ड्रॉप कर रहे हैं, क्या पता भाई GL के CVC यही दोनों निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्यों, क्या पता, हो भी सकता है दोनों ओपनिंग करेंगे। दोनों के बस स्टार्टिंग के पावर प्ले में एक देखो, विराट कोहली और रीजा हेंड्रिक्स। विराट कोहली को दिक्कत है रबाडा से, रीजा हेंड्रिक्स को दिक्कत है अर्शदीप सिंह से, ठीक है। स्पिन को दोनों अच्छा खेलते हैं, तो अगर दोनों ने स्टार्टिंग के कुछ ओवर निकाल लिए ना, तो फिर नीचे उनको कोई आउट करने वाला कोई बॉलर नहीं है। तो हो सकता है विराट कोहली फर्स्ट इनिंग्स में 60-70 कर जाए, रीजा हेंड्रिक्स सेकेंड इनिंग्स में 50-60 कर जाए और CVC यही दोनों बन जाए। हो नोस, कुछ भी हो सकता है। रीजा हेंड्रिक्स के बाद में ये आएगा मार्करम। मार्करम को बुमराह से एज सच कोई दिक्कत नहीं है, बहुत डिफेंसिवली खेला है, बुमराह को ज़्यादा कोई वैसी थ्रेट नहीं है। अर्शदीप सिंह को मार्करम ने काफ़ी सही खेला है। डिकॉक और रीजा अर्शदीप सिंह पे फंसते हैं, स्पेशली डिकॉक। मार्करम अर्शदीप सिंह पे नहीं फंसता है। मार्करम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लाइक जडेजा पे नहीं फंसता है। मार्करम अक्षर पटेल ने मार्करम को काफ़ी आउट करे हैं, 2 बार आउट करा है, पर मैचअप बहुत छोटा है मार्करम वर्सेस अक्षर पटेल का, याद रखना। और एक बार तो आउट करा था जब स्पिन विकेट थी। तो देखो, आप में से बहुत लोग स्कोर कार्ड तो पढ़ लेते होगे ना कि मार्करम को अक्षर पटेल ने आउट करा, पर वो विकेट स्पिन वाली थी। अगर ये विकेट होती है वो वाली, बैटिंग को सपोर्ट कर रही है, तो क्या पता ये वाला मैचअप काम ही ना करे। और ये डे गेम है, याद रखना। और अगर क्लाउड्स हुए, मतलब बारिश वाला मौसम हुआ, बारिश हो गई, उसके बाद मैच स्टार्ट होता है, तो बैट्समैन को ज़्यादा मज़ा आने वाला है बैटिंग करने में, तो स्पिनर्स की बॉल उतनी हेल्पफुल नहीं होगी, तो मार्करम को वहाँ पे एडवांटेज भी मिल सकता है। अगर आपने ऐसे 20 का फाइनल देखा होगा तो वहाँ पे भी उसने परफॉर्म करा था। तो मार्करम भाई बहुत सही प्लेयर है। अगर बॉल को स्पिन में हेल्प नहीं मिल रही है, विकेट बैटिंग वाली है, तो मार्करम को भी बहुत मज़े आने वाले बैटिंग करने में। तो मार्करम को लोग ड्रॉप कर रहे हैं। तो देखो, मैंने आपको उन प्लेयर पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जिनको लोग ड्रॉप करने वाले हैं। लोग किसको हटा रहे हैं, और लोग विराट कोहली को हटा रहे हैं, लोग डिकॉक को नहीं ले रहे, लोग रीजा हेंड्रिक्स को छोड़ रहे हैं, लोग मार्करम पर ध्यान नहीं दे रहे। तो देखो, मैं उन प्लेयर्स के बारे में आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, ताकि जब आप टीम बना रहे हो ना अपनी, तो आपके दिमाग में चलता रहे रीजा हेंड्रिक्स। अगर रीजा हेंड्रिक्स सेकंड इनिंग्स में रन्स करता है और मार्करम ने इंडिया के पेसर्स को ठीक खेला है, बैटिंग विकेट होगी, बॉल स्पिन नहीं कर रही होगी, विकेट फ्लैट होगी, तो और बारिश हो गई, वहाँ पे मार्करम को सामने भी कोई थ्रेट नहीं है, विराट कोहली इंपॉर्टेंट गेम्स हैं। तो मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, टीम बनाते समय ध्यान देना। और टेलीग्राम पे तो भाई एक्टिव रहना मैच के टाइम पे। अगर मैच छोटा होता है तो साउथ अफ्रीका को फेवर जाएगा ये मैच, पर अगर मैच पूरा होता है तो इंडिया के अच्छे चांस है जीतने के, ठीक है। तो चलिए, मार्करम के बाद देखो क्लासेन आता। क्लासेन के सामने भी कोई थ्रेट नहीं है किसी इंडियन बॉलर का। बुमराह को ठीक खेला है, अर्शदीप को ठीक खेला है, कुलदीप यादव को ठीक खेला है, जडेजा को ठीक खेला है, अक्षर पटेल को ठीक खेला है, पांड्या को ठीक खेला है। कोई थ्रेट नहीं है किसी बॉलर का क्लासेन पर। तो क्लासेन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच से। आपके जो ओपोनेंट है वो क्लासेन को भी ड्रॉप करके आने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ। क्लासेन बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका में सबसे अच्छा रिकॉर्ड जो है इंडियन बॉलर्स के खिलाफ, रिकॉर्ड ही नहीं, जो बैटिंग भी एक्चुअल में अच्छा करता है, वो है हेनरिच क्लासेन। तो क्लासेन तो भाई छोड़ना नहीं यार, याद रखना। क्लासेन के बाद मिलर आएगा। अब बहुत ध्यान से सुनो, देखो हार्दिक पांड्या ने मिलर को डेथ में काफ़ी बार आउट करा है, याद रखना, डेथ में। और ये जो मैचअप है ना हार्दिक पांड्या और मिलर का, 2018 से 2019 वाला है। उसके बाद में कभी ऐसा नहीं हो कि हार्दिक पांड्या ने मिलर को आउट करा, क्योंकि IPL में दोनों साथ खेलते हैं।
और इंडिया और इसकी जब सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका की, वहाँ पे भी ऐसा कोई हार्दिक पांड्या वहाँ पे था नहीं। तो 2018-19 में हार्दिक पांड्या ने मिलर को आउट करा है, पर मिलर का वहाँ पे इतना अच्छा फॉर्म भी नहीं था। पर यहाँ पे और वो डेथ में आउट करा है, जहाँ पे यार ऐसा ही होता है, या तो मारो या और वो जो विकेट थी वो विकेट भी डिफरेंट है और ये विकेट भी डिफरेंट है, ठीक है, ये याद रखना। तो मिलर भाई काफ़ी स्ट्रांग है इंडिया के अगेंस्ट में, काफ़ी बार रन्स भी बहुत मारते हैं इंडिया को। अक्षर पटेल, फिर जडेजा, अर्शदीप सिंह, बुमराह, इनको भी ठीक खेलता है। कुलदीप यादव को टुक टुक करके निकाल भी सकता है कि मान लो अगर कुलदीप यादव पे इसके रन्स नहीं बन रहे तो ये अपने रन्स अक्षर पटेल, जडेजा, मे बी हार्दिक पांड्या, क्योंकि हार्दिक पांड्या के 2020 से पहले वाला मैचअप है, क्या पता अब मार दे हार्दिक पांड्या को। तो मिलर भी यार काफ़ी सही प्लेयर है, स्पेशली अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग सेकंड करी ना, यानी इंडिया ने अपना टारगेट दे दिया और साउथ अफ्रीका चेज करी और मिलर की बैटिंग आ गई, तो मिलर भी भाई बहुत अच्छा पिक हो सकता है ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में। याद रखना मिलर चेज में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, रीजा हेंड्रिक्स भी चेज में परफॉर्म करता है। मिलर के ऊपर एक प्रॉब्लम हो सकती है, मान लो देखो डेथ में, क्योंकि मिलर आएगा ना, मान वहाँ पे बुमराह सामने हुआ तो बुमराह को बहुत आराम से मिलर खेलते हैं, यानी बुमराह बॉलिंग करा रहा है तो ये नहीं अपना विकेट देके चला जाएगा, निकाल देगा बुमराह का ओवर, पर स्ट्राइक रेट बहुत स्लो रहती है बुमराह के अगेंस्ट। पर अगर ऐसा होता है कि साउथ अफ्रीका को अच्छी स्ट्राइक रेट से अब हिट करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे कुलदीप यादव, बुमराह, पांड्या ये बॉलिंग करने आए, तो हो सकता है मिलर का विकेट चला जाए। पर अगर इंडिया ने टारगेट ही मान लो 150-160 का दिया और साउथ अफ्रीका के सामने इतना ऐसा कोई प्रेशर नहीं है रनों का, तो हो सकता है वहाँ पे मिलर आराम से निकाल दे अगर उसकी बैटिंग आ गई। मिलर के बाद में स्टब्स आएगा। देखो स्टब्स के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्टब्स आईपीएल के अंदर स्टब्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ बहुत रन स्कोर करे, 23 बॉलों में 70, कुछ फिर 15-25 बॉलों में 50 ऐसा स्कोर करा, पर स्टब्स बुमराह को हिट नहीं कर पाया था, ठीक है, याद रखना। जब स्टब्स जिस फेस के अंदर सबको मार रहा था ना, बुमराह को हिट नहीं कर पाया था। स्टब्स, कुलदीप यादव, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इन सबको बहुत सही खेलते हैं, ठीक है, ये भी आप अपने दिमाग में इस बात को उतारना। हार्दिक पांड्या को भी ठीक खेलता है, तो अगर स्टब्स की बैटिंग मान लो मिडिल फेस में आती है तो वहाँ पे हार्दिक पांड्या बॉलिंग करा रहा होगा, कुलदीप यादव, जडेजा, अक्षर पटेल ये सब होंगे, तो स्टब्स को कोई थ्रेट नहीं है, तो वहाँ पे स्टब्स रन्स कर सकता है। स्टब्स को अर्शदीप सिंह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बुमराह है जिसपे स्टब्स फंस सकता है और कोई बॉलर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ग्रैंड लीग के अंदर और स्मॉल लीग में आपके काम की आ सकती है, स्पेशली ग्रैंड लीग में स्टब्स को बुमराह के अलावा और कोई थ्रेट नहीं है स्टब्स के ऊपर। तो स्टब्स की बैटिंग अगर टाइम पे आ गई तो वो रन स्कोर कर सकता है, स्पेशली अगर विकेट बैटिंग वाली होती है और बैट पे बॉल अच्छी आ रही होती है। पर अगर विकेट स्पिन वाली बन जाती है तो फंस सकते हैं भाई। अगर स्पिनिंग ट्रैक हुआ ना, मान लो साउथ अफ्रीका जब बैटिंग करी है वहाँ पे बॉल घूमने लग गई, तो भाई साउथ अफ्रीका वालों के जिसे बोलते हैं ना वो निकल जाएंगे। जैसे कोलकाता के अंदर इंडिया ने 326 कुछ मारे, साउथ अफ्रीका चेस करने आई, स्पिन होने लगी विकेट के ऊपर, वैसे तो स्पिन वाली विकेट ही थी, वहाँ पे फिर साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आई, जडेजा 5 विकेट निकाल गया। अगर स्पिन विकेट होती है तो इंडिया के स्पिनर्स खा जाएंगे साउथ अफ्रीकी बैटर्स को। पर अगर फ्लैट कंडीशंस रहती हैं, अगर बॉल बैट पे अच्छे से आ रही है, स्टब्स, मिलर, क्लासन ये स्पिन को बहुत सही खेलते हैं। मिलर और स्टब्स ये बुमराह पे विकेट बहुत स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। अगर रनों का प्रेशर आया, वहाँ पे बुमराह बॉलिंग कर रहा है, हो सकता है विकेट ले जाए, पर तब तक हो सकता है मिलर और स्टब्स अपने अपने रन्स कर जाएं, जितने हमें ड्रीम 11 में या जिस भी ऐप पे आप खेलते हो ना, वहाँ पे ड्रीम टीम में आने लायक रन्स कर जाएं। फिर चाहे वो आउट हो तो फिर तो यार हमें क्या मतलब, पर हमें इससे मतलब है कि अगर हमने उनको अपनी टीम में लिया तो एटलीस्ट इतने पॉइंट देके जाएँ कि वो ड्रीम टीम में आ जाएँ। तो बुमराह को स्टब्स ने विकेट भी नहीं दिया है पर रन्स भी नहीं मारे हैं। मिलर को बुमराह आराम से निकाल देगा, पर मिलर भी बुमराह को आराम से निकाल सकता है। कंडीशन से याद रखना, अगर दोनों का प्रेशर नहीं पड़ा तो साउथ अफ्रीका में ये मिलर, क्लासन, स्टर्स, मार्करम ये बुमराह को आराम से खेल लेंगे। पर अगर दोनों का प्रेशर पड़ा तो हो सकता है बुमराह विकेट ले जाए मिलर और इसके स्टब्स के। तो कंडीशन पे डिपेंड है कि बुमराह किस कंडीशन में आता है, रोहित शर्मा बॉलिंग कब देंगे बुमराह को। मिडल फेस के अंदर मिलर, क्लासन, स्टब्स इनके रन्स काफ़ी अच्छे से बनने वाले हैं अगर विकेट थोड़ी सी बैटिंग वाली रहती है तो चलिए यार, ये इंपॉर्टेंट मैचअप्स थे। इंडिया की तरफ से इंपॉर्टेंट बॉलर्स देखो, बुमराह इंपॉर्टेंट है, कुलदीप यादव बॉलिंग सेकंड में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर स्पिन विकेट होगी तो भाई कुलदीप यादव को स्पिन मिलेगी। अगर बैटिंग ट्रैक पे इंडिया बैटिंग करी है फर्स्ट इनिंग्स में, वहाँ पे यानी इंडिया अच्छा स्कोर करने वाली है, तो सेकंड इनिंग्स में कुलदीप यादव को रनों को प्रेशर की हेल्प मिल जाएगी, तो हो सकता है वहाँ पे उसको विकेट मिल जाए। तो इंडिया की साइड से
बुमराह और कुलदीप यादव, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। अर्शदीप सिंह फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग अगर कर रहा है तो इंपॉर्टेंट है। सेकंड इनिंग्स में यार हो सकता है मुझे ड्रॉप कर दूं, क्योंकि अगर डीकॉक और रिजा हेंड्रिक्स अर्शदीप सिंह को खेल गए, उसके बाद में एज सच कोई बैट्समैन नहीं है जो अर्शदीप सिंह पे फंस रहा हो। बस रिजा हेंड्रिक्स और ये डीकॉक, ये दोनों ही फंस रहे हैं अर्शदीप सिंह पे, अगर बॉल बहुत ज़्यादा मूव हो रही है तो। उसके बाद में कोई बैट्समैन नहीं है, क्लासन, मिलर, स्टब्स, मार्करम, ये नहीं फंस रहे अर्शदीप सिंह पे, बस स्टार्टिंग में ये दोनों फंस रहे हैं। तो फर्स्ट इनिंग्स में हमें अर्शदीप सिंह को तो लेना पड़ेगा, फर्स्ट इनिंग्स अगर इंडिया बॉलिंग करिए ना, क्योंकि डेथ में भी तब बॉलिंग करेगा। पर सेकेंड इनिंग्स में हो सकता है मैं छोड़ दूँ अर्शदीप सिंह को, उसकी जगह क्या पता मैं रिजा हेंड्रिक्स पे चांस ले लूँ, क्योंकि हमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना अगर हमें जीतना है। पर जो भी हम अलग कर रहे हैं उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। अब देखो हार्दिक पांड्या बैटिंग से काफ़ी सही उसके वो है नंबर्स, और बैटिंग से हार्दिक पांड्या आपको पॉइंट दे सकता है, पर बॉलिंग से मुझे अभी तक नहीं दिखा है कि हार्दिक पांड्या को अपना विकेट कौन देने वाला है। डीकॉक, रिजा हेंड्रिक्स, मिलर, क्लासन, फिर स्टब्स और मार्करम, ये सब हार्दिक पांड्या को ठीक खेलते हैं। हार्दिक पांड्या का एक मैचअप है जो काफ़ी आपने सुना होगा, मिलर को उसने बहुत बार आउट करा है, पर वो 2018-19 का मैचअप है। वहाँ पे कंडीशंस डिफरेंट थी, वहाँ पे हार्दिक पांड्या डेथ में बॉलिंग करवा रहा था, यहाँ पे हार्दिक पांड्या को एक ओवर या फिर एक ओवर भी नहीं मिल रहा डेथ के अंदर। तो हो सकता है मिलर इस बार रन कर दे, हार्दिक पांड्या को खेल जाए। अब देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट सीवीसी बताता हूँ इस मैच। सबसे पहले जिसको सब लोग करके आने वाले वो है हार्दिक पांड्या, पर मैंने आपको बताया बॉलिंग से मुझे ज़्यादा चांस लगने दिए हार्दिक पांड्या से। बैटिंग से हो सकता है अगर टाइम पे बैटिंग आ गई तो, पर अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली, पंत, इनके ऊपर से रन्स आ गए ना, तो हार्दिक पांड्या को उतनी बॉल मिले ना मिले बैटिंग करने के लिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क। साउथ अफ्रीका वाले हार्दिक पांड्या को ठीक खेल लेंगे, तो हार्दिक पांड्या को सब लोग करके आने वाले। तो एक सीवीसी जो लोगों का होगा वो। अब देखो दूसरा सीवीसी सूर्य कुमार यादव, और बेस्ट सीवीसी इंडिया की साइड से अगर इंडिया बैटिंग करिए, इंडिया का कोई भी बैटर जिसको आप सीवीसी करना चाहते हो तो बेस्ट है सूर्य कुमार यादव। अगर आपको विराट कोहली पे भरोसा है, अगर आप उसकी ताकतों पे भरोसा करते हो तो तीसरा सीवीसी होगा विराट कोहली। चौथा सीवीसी ये होगा साउथ अफ्रीका से, वो होगा हेनरिच क्लासन, क्योंकि मैंने आपको बताया हेनरिच क्लासन के नंबर्स काफ़ी सही हैं और काफ़ी सही बैट्समैन भी है वो। चौथा सीवीसी हेनरिच क्लासन। पांचवा सीवीसी अगर इंडिया बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो जसप्रीत बुमराह। कुलदीप यादव, जडेजा, अक्षर पटेल, ये सब तब सीवीसी बनाने लायक हैं अगर जब विकेट के ऊपर स्पिन हो रहा होगा, ठीक है, ये याद रखना। अगर विकेट फ्लैट है तो मैं कुलदीप यादव को सीवीसी नहीं करने वाला, चाहे वो बॉलिंग फर्स्ट हो चाहे वो बॉलिंग सेकंड हो। पर अगर विकेट स्पिन वाली होती है तो कुलदीप यादव भी बहुत सही सीवीसी ऑप्शन। सीवीसी कौन कौन हो गए? हार्दिक पांड्या जैसे सब लोग कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव डिफरेंशियल, विराट कोहली डिफरेंशियल पिक भी और डिफरेंशियल सीवीसी भी, बुमराह बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो वो इंपॉर्टेंट होगा। साउथ अफ्रीका की साइड से हेनरिच क्लासन, और अगर स्पिन विकेट होती है तो आप इंडियन स्पिनर्स लाइक जडेजा, जैसे जडेजा ने 5 विकेट निकाले थे वर्ल्ड कप में अभी वाले में, अगर स्पिन हो रही है तो क्या पता जडेजा कुछ कर जाए। अक्षर पटेल को तो अब सब लोग अपनी टीम में ला रहे हैं, याद रखना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर विकेट पे स्पिन नहीं हुई तो अक्षर पटेल उतने विकेट नहीं निकाल पाएगा जितने उसने इंग्लैंड के खिलाफ निकाले थे। तो मेरे सीवीसी यार कुछ ये सीवीसी हैं। आई होप ये वाला मैच इंडिया जीतेगी। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे नीचे मैसेज कर देना, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, क्या कंडीशंस है, किसको ले रहा हूँ मैं, किसको छोड़ रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको अपनी टीम भी दे दूंगा। तो यार आपको ऑल द बेस्ट।